बहुत समय पहले की बात है। बूढ़ी औरत कमला अपने बेटे राहुल के साथ गांव में भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करती थी। एक दिन रोज की तरह वो अपने बेटे को लेकर गांव से गुजर रही होती है। बस राहुल, आज हमें थोड़ा सा भी खाना मिल जाए जिससे हम भरपेट खाना खा सकें। हमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। माँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो मुझसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चलो किसी घर चलते हैं, शायद कोई हमें कुछ दे दे। राहुल और कमला एक घर का दरवाजा पीटते हैं। तभी घर के अंदर से महेश बाहर आता है। तुम कौन हो और मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? देखिए, मेरा बेटा कई दिनों से भूखा है। भगवान के लिए कुछ तो भीख दे दो जिससे हम दोनों एक वक्त का खाना खा सकें। अरे तुम माँ बेटे को तो यही लगा रहता है, हर वक्त भीख मांगते रहते हो। जाओ यहाँ से। यहाँ कोई फोकट का धर्मशाला नहीं चल रहा जो तुम जैसे भिखारियों को खिलाता फिरूं। जाओ यहाँ से। इतना कहकर महेश घर के अंदर चला जाता है। कमला गांव में कई जगह मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। भूख और कमजोरी की वजह से राहुल चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। राहुल बेटा, क्या हो गया? आंखें खोल राहुल, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। पर राहुल कोई जवाब नहीं देता। मुझे अपने बेटे को किसी के पास लेकर जाना ही होगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं वैद्य के पास अपने बेटे को ले जा सकूं। कमला अपने बेटे को जैसे तैसे सहारा देकर वहां से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए वो एक अघोरी के पास पहुंचती है। कहो, तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ, क्या बात है? बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दो। वैद्य के पास ले जाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। आप चमत्कारी हो बाबा, इसे बचा लो। अब ये नहीं उठेगा। ये मरा नहीं है, पर ये जिंदा भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है। तुम्हें एक अज्ञात चौखट के अंदर जाना होगा। उसके लिए तुम्हें अपने बेटे को लेकर घने जंगलों के बीच में 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तभी उस अज्ञात चौखट का रास्ता खुलेगा। ठीक है बाबा, मैं इंतजार करूंगी। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कमला राहुल को लेकर जंगल के बीच में चली जाती है। वो अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी रहती है। ऐसे ही 2 दिन भूखे प्यासे बीत जाते हैं। 2 दिन तो हो गए, पर अभी तक मेरे बेटे ने आंखें नहीं खोली। वो अज्ञात चौखट पता नहीं कब खुलेगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ वो अज्ञात चौखट खुल जाती है, जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि कमला उसे महसूस कर पाती है। ये तपिश क्या है? लगता है अज्ञात चौखट का द्वार खुल गया है। मुझे अपने बेटे को लेकर इसी तपिश की तरफ जाना चाहिए। कमला जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर उस अज्ञात चौखट की तरफ जाती है और कुछ ही देर में वो उस दुनिया में पहुंच जाती है। ये आसपास का वातावरण और ये महक कुछ अजीब सी दुनिया लग रही है, लेकिन मुझे तो अपने बेटे को लेकर इसी में रहना है ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। कमला अपने मासूम बेटे राहुल को लेकर उस अज्ञात चौखट के और अंदर चली जाती है। तभी अचानक उसे राहुल के सांस लेने जैसा महसूस होता है। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। यानी इस अज्ञात चौखट की शक्ति मेरे बेटे को ठीक कर रही है। अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। कमला बहुत खुश होती है। तभी अचानक कुछ ही पल में उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। मैं उन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। ये सब उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। अगर उन लोगों ने हमें वक्त पर कुछ दे दिया होता तो शायद आज मेरे बेटे का ये हाल नहीं होता। अब मैं वो करूंगी जो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कहकर कमला अपने बेटे राहुल को उसी जगह छोड़कर बाहर आ जाती है। अब तक मैं उन लोगों से अच्छे तरीके से खाने के लिए मांग रही थी, पर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। अब देखो,
मैं उन सब से अब कैसे बदला लेती हूँ। फिर कमला वहां से निकलकर और एक दरवाजा पीटने लगती है। अंदर से कुसुम बाहर आती है। क्या हो गया अम्मा? आप मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुझे कोई काम दे दो बेटी, मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। मुझ अंधी को मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया और मुझे 2 वक्त का खाना तक नहीं दे रहे हैं। तुम तो अच्छी लग रही हो बेटी, मुझे थोड़ा सा काम दे दो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ठीक है, आप मेरे घर में ज्यादा कुछ तो नहीं, बस थोड़े बहुत कामों में हाथ बटा दीजिए, यही काफी है। ठीक है बेटी, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगी। फिर कमला उस दिन से उस घर में काम करने लगती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय, क्या हो गया अम्मा, इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? बेटी, मुझे अपने बेटे बहू से एक आखिरी बार मिलना है, पर मैं ढंग से देख नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, बड़ों की मदद करना तो मेरा धर्म है। जानवी उसके साथ वहां से निकल पड़ती है और थोड़े ही देर में जैसे जैसे वे घने जंगलों में पहुंच जाते हैं, जैसे जैसे वे घने जंगलों के अंदर जाते हैं, जानवी को डर महसूस होने लगता है। ये क्या अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? ये तो घना जंगल है और तुम देख भी नहीं सकती, फिर तुम यहाँ कैसे जा रही हो? इधर तो कोई रहता भी नहीं है। कमला अपने मन में, तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन अब मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। क्या हो गया अम्मा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं बेटी, बस मैं रास्ते का अनुभव कर रही थी। मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन मुझे रास्ते की अच्छी जानकारी है। बस तुम चलो तो सही, थोड़ी दूर में हम मेरे बेटे के पास पहुंच जाएंगे। फिर कमला किसी तरह जानवी को लेकर उस अज्ञात चौखट के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर जानवी दंग रह जाती है। ये क्या? ये कैसी जगह है? मैंने आज से पहले ऐसी जगह कभी नहीं देखी। ये बस समझ लो कि ये एक अच्छी दुनिया है, जहाँ सिर्फ अच्छे लोगों को जगह मिलती है। मुझे एक साधु महाराज ने इस जगह के बारे में बताया था, यही मेरा बेटा होगा। कमला उसे एक झोपड़ी के अंदर ले जाती है। पर अम्मा, यहाँ तो कोई नहीं है। देखो, मेरा बेटा और बहू शायद कहीं गए होंगे। रुको, तुम्हें भूख लगी होगी, तब तक तुम कुछ खा लो। फिर कमला एक रोटी निकालती है और जानवी को दे देती है। जानवी जैसे ही वो रोटी खाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ये क्या? मेरा सर क्यों घूम रहा है? देखते ही देखते जानवी बेहोश होने लगती है और उसकी याददाश्त मिट जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो कमला उसके सामने खड़ी होती है। देख जानवी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें यहीं रहना है। हाँ माँ, तुम जो कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। कमला एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ झोपड़ी से बाहर आ जाती है। मेरा पहला शिकार तो हो गया। अब इसी तरह मुझे 3 और लड़कियों की आवश्यकता है, जैसा कि उस अघोरी बाबा ने मुझसे कहा था। उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। कमला वहां से निकलकर दूसरे गांव पहुंच जाती है, जहां उसे शालिनी मिलती है। ये क्या अम्मा, तुम इस तरह बीच रास्ते पर खड़ी हो, सब ठीक तो है ना? बेटी, मेरी मदद करो। मेरा बेटा घने जंगलों में घायल अवस्था में पड़ा है। मैं गांव में मदद के लिए आई हूँ। क्या? आपका बेटा घायल है? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए कहाँ है वो? तुम बस मेरे साथ चलो और मेरी मदद कर दो। कमला शालिनी को लेकर भी उस अज्ञात चौखट के पास पहुंच जाती है। ये क्या अम्मा, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। बस चलो तो सही बेटी, घर पास ही है। कमला उसे भी लेकर उसी झोपड़ी में आ जाती है, जहां झोपड़ी खाली पाकर शालिनी घबरा जाती है। अम्मा, यहाँ तो कोई नहीं है। आपका बेटा कहाँ है? शायद मैं रास्ता भटक गई हूँ बेटी,
आखिर मैं अंधी हूँ ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने को रखा है, रुको अभी देती हूँ। कमला एक रोटी निकालती है और शालिनी की तरफ बढ़ाती है। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, हमें पहले आपके बेटे को ढूंढना चाहिए। खा लो बेटी, हमें अभी बहुत तलाश करनी है और ये बहुत बड़ा जंगल है, तुम्हें भूख लग जाएगी, मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो। शालिनी मना नहीं कर पाती और जैसे ही वो रोटी का निवाला खाती है, अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी फैलती है। रोशनी के साथ ही शालिनी का दिमाग सुन्न हो जाता है और उसकी पुरानी सारी यादें मिट जाती हैं। तभी इतने में जानवी आ जाती है। शालिनी, आज से तुम दोनों बहनें हो। हाँ माँ, हम दोनों बहनें हैं। कमला एक बार फिर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ती है। इसी तरह वो दो और लड़कियों माही और रोशनी को अपने जाल में फंसाकर ले आती है। वो उन चारों लड़कियों की याददाश्त मिटाकर उन्हें अपनी बेटी बना लेती है और उस अनजानी चौखट की कैद में रख लेती है। कमला मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। झोपड़ी के अंदर चारों बहनें अकेली बैठी थी। हम कब तक यहाँ कैदियों जैसा जीवन जिएंगी? हमें बाहर जाना चाहिए। नहीं, माँ ने कहा था कि हम सबको बाहर नहीं जाना है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस एक अजीब सा डर है जो मुझे यहाँ से हिलने नहीं देता। तभी जानवी की नज़र खिड़की की तरफ जाती है, जहाँ उसे कोई परछाई दिखाई देती है। शालिनी, देखो, कोई घर के अंदर झांक रहा है, वो मुसीबत में लगता है, क्यों ना हम उसकी मदद करें? नहीं जानवी, अगर माँ को पता चला तो वो पता नहीं हमें क्या सजा देगी। हमें किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। जानवी चुपके से झोपड़ी की दरार से बाहर देखती है। बाहर आरुष खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और दर्द था, जिसे जानवी महसूस कर लेती है। माही, तुम माँ पर नजर रखो, मैं अभी आई। उसकी आंखों में बहुत दर्द है, वो कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा। जानवी दबे पांव झोपड़ी के बाहर निकलती है और आरुष के पास पहुंचती है। कौन हो तुम और यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? मैं बस किसी की खोज में यहाँ तक आ गया हूँ जो मुझसे बिछड़ गया है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अभी सब नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम यहाँ रहती हो तो तुम यहाँ के सारे रास्ते जानती होगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। ऐसा मत करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी चलो और देखो, शायद आसपास ही कहीं वो मिल जाए। ठीक है, मेरी माँ भी कहीं गई हुई है, आने में उन्हें अभी वक्त लगेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जानवी और आरुष वहां से निकल पड़ते हैं। माही दरार से ये सब देख लेती है। ये क्या? जानवी दीदी तो इसके साथ चली गई। अगर माँ को पता चला तो पता नहीं माँ क्या करेगी, लेकिन मुझे ये बात छुपानी होगी। तभी इतने में कमला वहां आ जाती है। ये क्या माही, तुम इस दरार से क्या देख रही हो? और जानवी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो जंगल से लकड़ियाँ लाने गई है माँ। आप ही ने तो कहा था लकड़ियाँ लाने के लिए। मैंने कब कहा था लकड़ियाँ लाने के लिए? खैर, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है। जानवी रोज आरुष के साथ उसकी खोज में मदद करने निकल जाती है। एक दिन वो रोज की तरह आरुष के साथ झोपड़ी से बाहर जा रही होती है। तभी कमला अंधी जरूर थी, पर उसके कान बहुत तेज थे। वो जानवी के कदमों की आहट और आरुष की धीमी आवाज़ों को रोज सुनती थी। कमला अपने मन में, जानवी रोज किसके साथ बाहर जा रही है? उसके साथ किसी और के कदमों की भी आहट है। ये दोनों मिलकर क्या खोज रहे हैं?
मुझे इनका पीछा करना ही होगा। कमला आहटों के सहारे दबे पांव उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है और कमला साई की तरह जानवी और आरुष का पीछा करती थी। जैसे ही वे दोनों अज्ञात चौखट के करीब पहुंचने लगते हैं, कमला के चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ दिखने लगता है। कमला अपने मन में, नहीं, मेरा इतना पुराना किया हुआ षड्यंत्र सब खराब हो रहा है। ये लोग उस दरवाजे तक पहुंच गए हैं जहां मेरे गहरे राज दफन है। मुझे तुरंत अगला कदम उठाना होगा, वरना मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कमला चुपचाप वहां से वापस घर लौट आती है, जहां रोशनी, जो स्वभाव से बहुत गुस्से वाली और तेज थी, कमला के पास आकर खड़ी हो जाती है। रोशनी, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तो अंधी हूँ, देख नहीं सकती, पर आस पड़ोस के लोगों ने मुझे सब बताया है। आरुष नाम का वो लड़का आजकल हमारे घर के बाहर ही मंडराता रहता है। वो तेरे लिए आता है रोशनी। वो एक बहुत बड़े घर का बेटा है। मैंने खुद उसकी माँ से बात करके तुम्हारा विवाह तय किया था, लेकिन देख, तेरी अपनी सगी बहन जानवी ही तुझ पर कहर गिरा रही है। वो उस लड़के पर डोरे डाल रही है ताकि उसे तुझसे छीन सके। क्या जानवी ऐसा कर रही है? हाँ बेटी, अब तू घर की सबसे बड़ी है, तो तुझे ही इसका ध्यान रखना होगा। मैं तो बेबस और अंधी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी इज्जत बचाना अब तेरे हाथ में है। कमला इतना कहकर वहां से चली जाती है और झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अब वही होगा जो मैंने सोचा है। अब ये बहनें ही एक दूसरे की दुश्मन बनेंगी। थोड़ी देर बाद जानवी थककर घर वापस आती है। वो जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखती है, सामने खड़ी रोशनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगती है। शर्म नहीं आई तुझे जानवी? अपनी बड़ी बहन की खुशियां छीनते हुए तुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ? तुम क्या कह रही हो रोशनी? झूठ मत बोल, माँ ने मुझे सब बता दिया है। तू उस आरुष के पीछे पीछे घूम रही है ताकि तू उससे शादी कर सके। वो मेरा होने वाला पति है। रोशनी गुस्से में अपना आपा खो देती है और पास पड़ा एक भारी डंडा उठाकर जानवी के तरफ दौड़ती है। जानवी डर के मारे पीछे हटती है। तभी आरुष अचानक अंदर आ जाता है और डंडे को बीच में ही पकड़ लेता है। बस करो, ये तुम क्या कर रही हो? रोशनी दीदी आप गलत समझ रही हैं। जानवी दीदी सिर्फ इनकी मदद कर रही थी। आप माँ की बातों में आकर अपनों पर हाथ मत उठाइए। तभी कमरे के दूसरे कोने से शालिनी बाहर आती है। जैसे ही आरुष की नज़र शालिनी पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुन्न होकर उसे देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शालिनी, मेरी छोटी बहन शालिनी, तुम ये सुनकर वहां मौजूद जानवी, माही और रोशनी दंग रह जाते हैं। तभी वहीं दूर खड़ी ये सारी बातें सुनकर कमला रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। शालिनी, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था। मैं तुम्हारा सगा बड़ा भाई हूँ। हमारे माँ बाप आज भी तुम्हारे इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं। जानवी बस तलाश में मेरी मदद कर रही थी। भाई? कौन भाई? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा भाई आरुष हूँ। क्या तुम्हें बचपन की वो बातें, वो हमारा साथ खेलना कुछ भी याद नहीं? तुम मुझे ऐसे पराया कैसे कर सकती हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे इस तरह अजनबियों की तरह देख रही हो? शालिनी आरुष को पहचानने से साफ इनकार कर देती है और उसे धक्के देकर झोपड़ी से बाहर निकाल देती है। देख लिया, अब दोबारा यहाँ मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। तुम झूठ बोल रही हो बुढ़िया। तुमने मेरी बहन और इन लड़कियों के साथ कुछ तो किया है। तुमने इनका दिमाग फेर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपनी मर्जी से यहाँ है। अब चला जा यहाँ से। आरुष बुरी तरह टूट जाता है। वो उस अदृश्य चौखट से बाहर तो आ जाता है, लेकिन अगली सुबह होते ही वो फिर से उस अज्ञात चौखट के अंदर चला जाता है और जंगल में ही छुपकर रहने लगता है।
जब कमला किसी काम से बाहर जाती है, जानवी चुपके से झोपड़ी से बाहर निकलकर आरुष के पास पहुंचती है। आरुष वहां बेसुध पड़ा होता है। आरुष, हिम्मत मत हारो, मैं सच जानने में तुम्हारी मदद करूंगी। जानवी, मैं बाहर गांव गया था और सारा सच पता लगा कर आया हूं। वो बुढ़िया तुम्हारी मां नहीं है। उसने तुम चारों को अगवा किया है और उस जादुई रोटी की मदद से तुम्हारी याददाश्त मिटाकर तुम्हें अपनी बेटी बना रखा है। शालिनी मेरी सगी बहन है। अगर ये सच है तो मैं अपनी उन तीनों बहनों को भी ये सच बताऊंगी और सच सबके सामने आ जाएगी। ये सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपते हुए वापस झोपड़ी में जाती है और अपनी बहनों को इकट्ठा करती है। सुनो बहनों, हमने जिसे माँ समझा वो एक धोखेबाज है। हम उसकी बेटियां नहीं हैं, उसने हमें कैद कर रखा है। शालिनी, ये आरुष तुम्हारा सगा भाई है। चुप कर जानवी, माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। वो हमारी माँ है। तू उस आरुष के प्यार में अंधी हो गई है जानवी। तू बस उसे पाना चाहती है, इसलिए ये झूठी कहानी गढ़ रही है। वो आरुष मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगी। नहीं रोशनी दीदी, जानवी दीदी सच कह रही हैं। मुझे भी अक्सर अजीब से सपने आते हैं, जैसे मेरा भी कोई और घर था। हमें यहाँ से निकलना होगा। रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आरुष को पाने की जिद में पागल हो जाती है और अपनी ही बहनों पर हमला करने को उतारू हो जाती है। तुम सब उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। माँ ने कहा था वो मेरा है। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। रोशनी दीदी, होश में आइए। वो हमें आपस में लड़ा रही है। हमें भागना होगा। रोशनी जानवी पर झपटती है, लेकिन माही उसे पीछे से पकड़ लेती है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। तभी आरुष अपनी जेब से कुछ पुरानी रोटियों के टुकड़े निकालता है। माही, जानवी, ये लो, तुम सब इसे थोड़ा थोड़ा खा लो। तुम सबकी यादें वापस आ जाएंगी। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि वक्त आने पर मैं ये तुम्हें दे दूं। अब वक्त आ गया है। अगर तुम सबको मुझ पर भरोसा है तो ये खा लो। इस मायाजाल का भ्रम टूट जाएगा। आरुष वो रोटियां जानवी और माही को देता है। वे जैसे ही उसे खाती हैं, उन्हें अपने असली माँ बाप और घर की याद आने लगती है। रोशनी अब भी पागलपन में थी, इसलिए आरुष और माही मिलकर जबरदस्ती शालिनी और रोशनी को भी वो रोटी खिला देते हैं। मेरा सर। भैया, आरुष भैया, मुझे सब याद आ गया। उस अंधी बुढ़िया ने हमें अगवा किया था। मैं ये क्या कर रही थी? जानवी, मुझे माफ कर दो। वो बुढ़िया हमारी माँ नहीं, एक राक्षसी है। हम सबको यहाँ से बाहर जाना होगा। चलो जल्दी चलते हैं, वरना वो आ जाएगी। सबकी यादें वापस आ चुकी थीं और कमला का वशीकरण टूट चुका था। तभी झोपड़ी हिलने लगती है और उस अज्ञात चौखट से काली लपटें निकलने लगती हैं। अब और नहीं बहनों, जल्दी चलो, ये पूरी जगह ढहने वाली है। आरुष अपनी बहन शालिनी का हाथ पकड़ता है और बाकी लड़कियों को साथ लेकर उस अज्ञात चौखट के द्वार की तरफ भागता है। पीछे से कमला की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन आरुष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सबको उस जादुई कैद से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। जैसे ही आरुष सबको लेकर अज्ञात चौखट के बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी सामने अघोरी प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान होती है। इतनी जल्दी कहाँ चले? अभी तो मेरा मकसद पूरा होना बाकी है। तभी कमला बदहवास होकर वहां पहुंचती है। बाबा, देखिए, ये लड़कियां भाग रही हैं। मेरे बेटे राहुल को बचा लीजिए बाबा। वो अज्ञात चौखट बंद हो रही है। अगर वो बंद हो गई तो मेरे बेटे की सांसें रुक जाएंगी। मूर्ख औरत, तेरे बेटे में कभी सांसें आई ही नहीं थीं। वो तो सिर्फ उस जादुई दुनिया की गूंज थी जो तुझे सुनाई दे रही थी। तू अंधी थी,
इसलिए तूने वही सुना जो तू सुनना चाहती थी। क्या आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मेरा राहुल, वो सांस ले रहा था। वो सिर्फ मेरा एक मोहरा था। मुझे उस अज्ञात दुनिया में अपना साम्राज्य बसाने के लिए एक जादुई रत्न की आवश्यकता थी, जो इन 4 मासूम लड़कियों से ही सिद्ध होता। मैंने तेरा और तेरे ममता का केवल इस्तेमाल किया ताकि तू इन लड़कियों को यहाँ ला सके। तेरा बेटा कभी जिंदा नहीं हुआ था। कमला ये सुनकर पत्थर की तरह जम जाती है। उसे समझ आता है कि उसने अपने मरे हुए बेटे के भ्रम में कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत हुआ ढोंग, अब तुम्हारा ये पाप का खेल खत्म होगा अघोरी। अघोरी अपनी शक्तियों से आरुष पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आरुष के पास उसके गुरुदेव का दिया हुआ रक्षा कवच और पवित्र मंत्र था। जैसे ही अघोरी जादुई रत्न को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, आरुष पूरी ताकत से अघोरी पर वार करता है। इस अधर्म का अंत यहीं होगा। एक जोरदार धमाके के साथ अघोरी की शक्तियां बिखर जाती हैं और वो अज्ञात चौखट हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कमला अपने बेटे के भ्रम और अघोरी के पाप के साथ उसी धुएं में विलीन हो जाती है। जंगल में चारों तरफ शांति छा जाती है। आरुष अपनी बहन शालिनी, जानवी, माही और रोशनी को लेकर उस घने जंगल से बाहर निकलता है। भैया, अब हमें घर ले चलो, हमें अपनों के पास जाना है। आरुष, तुमने आज सिर्फ अपनी बहन को नहीं, हम सबको एक नई जिंदगी दी है। ठीक है, चलो, हमें घर चलना है। तुम सबके माता पिता तुम सबका इंतजार कर रहे हैं। बरसों का वो काला साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।